अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम जो ये कलाम सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं पिछले प्रीवियस सेशन के बीएड के, इसमें हमने सबसे पहले जामिया 2022 का बीएड का क्वेश्चन पेपर लिया है। इसमें पर्टिकुलरली जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है वो मैं कवर करूंगा। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सुहेल अमीर अलवी है। मैं करंटली एमटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं और मैं टीचिंग में पिछले तकरीबन 7 सालों से हूं। जब मैंने हाई स्कूल कंप्लीट किया उसी के बाद से मैं टीचिंग में इन्वॉल्व हूं। चलिए हम कलाम सीरीज का जो एपिसोड नंबर 6 है जिसमें हम मैथमेटिक्स का टॉपिक जो है वो कवर करेंगे, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं, बीएड में पूछे जाते हैं और हम वही उन्हीं को सॉल्व करेंगे 2022-23। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, SCF ऑफ 8, 9, 25 इज 8 का 9 का 25 का SCF बताना है। SCF क्या होता है आप लोगों को पता होगा। SCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि वो नंबर जो इन तीनों नंबर को, वो हाईएस्ट नंबर, वो मैक्सिमम नंबर जो इन तीनों नंबर को फैक्टर करे, मतलब डिवाइड करे, वो हम लोगों को पता करना है। उसको पता करने के लिए क्या तरीका है कि हम इन तीनों नंबर का फैक्टराइजेशन कर लें। दो तरीके हैं, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, दूसरा फैक्टराइजेशन कर लें। छोटी डिजिट है तीनों तो हम फैक्टराइजेशन की तरफ जाते हैं, एक एक करके तीनों का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 8 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। एट लास्ट 1 भी कंसीडर कर लेते हैं। जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं तो 1 को भी कंसीडर कर लेते हैं। 9 का फैक्टर क्या होगा, 3 3 9, 3 1 3 और आखिर में फिर से 1। सेम इसी तरीके से 25 का फैक्टर क्या होगा, 5 5 25, 5 1 5 एंड लास्टली 1। तो अब मैं तीनों के फैक्टर्स को लिख लेता हूं एक प्रॉपर वे में। तो क्या है, 8 के फैक्टर क्या क्या हुए, 2 2 2 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 1। 9 के फैक्टर क्या हुए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 1। सेम इसी तरीके से 25 के फैक्टर्स क्या क्या हुए, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब हमसे पूछा गया है SCF क्या है कि कॉमन फैक्टर, कौन सा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या दिखाई देता है, कॉमन, जो तीनों का फैक्टर हो, कॉमन हो तीनों में। तो 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। सेम इसी तरीके से 3 इसमें है तो बाकियों में नहीं है, 5 इसमें है तो बाकियों में नहीं है। इसी तरीके से मैं देख पा रहा हूं कि इसमें सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो कॉमन है तीनों में, वो है 1। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, SCF क्या हो जाएगा इसका, आसान था, 1। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। नॉन जीरो रेशनल और नॉन जीरो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, कैसा नंबर होता है, हमने ये बताना है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी कोई भी इरेशनल नंबर किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी इरेशनलिटी खत्म नहीं होती है। जब इरेशनल नंबर रेशनल से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो उस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, जो आंसर आता है, वो भी हमेशा इरेशनल ही रहता है। मतलब इरेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाई रेशनल नंबर will always be irrational number। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच नंबर इज डिविजिबल बाई 11। इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल है क्या, ये क्वेश्चन आता है हमारे डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूल से। जो चैप्टर है डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया का, एक नंबर प्लेइंग विद नंबर्स में एक क्राइटेरिया आता है डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। हर जो छोटे शुरू के जो नंबर्स हैं उनके डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 का, अगर मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करना चाहता हूं, अगर चेक करना है कि नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए मैं देखता हूं उसकी यूनिट डिजिट, जो नंबर है उसकी यूनिट डिजिट देखता हूं। अगर यूनिट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। इसी तरीके से
क्वेश्चन में बात की गई है 11 की, तो मैं 11 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया देखूं तो 11 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर जो नंबर दिया हुआ है उसकी जो ऑड प्लेसेस पे नंबर है, जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1516 लिया जाए तो जो ऑड प्लेसेस मतलब 1 3 5 7 जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट है इसमें क्या है 1 और 1, उनका सम करा जाए, जैसे 1 + 1 फॉर एग्जांपल 1 + 1, इसका डिफरेंस निकाला जाए। क्या निकाला जाए? डिफरेंस किसके साथ? इवन प्लेसेस की सम का। इवन प्लेसेस पे क्या क्या है? 5 है और 6 है। 5 + 6 कितना हुआ? ये अगर ये जो डिफरेंस है अगर इक्वल टू 0 आता है और डिविजिबल बाई 11 आता है, एक ऐसा नंबर आता है जो 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर ओवरऑल नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अब इसी क्राइटेरिया को हम चेक करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए चेक करता हूं, ऑप्शन ए को चेक करता हूं सबसे पहले। 1 ऑड डिजिट पे, ऑड प्लेसेस पे क्या है? 1 1 1 + 1, डिफरेंस निकाला, माइनस लगाया। इवन प्लेसेस पे 5 और 6, 5 + 6, 1 + 1 कितना हुआ? 2, 5 + 6 कितना हुआ? 11। आंसर आ गया 9। आना तो -9 चाहिए, लेकिन मैंने कहा डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस में हम हमेशा बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को घटाते हैं, तो 11 में से 2 माइनस किए तो 9 आ गया। तो 9 ना ही 0 है ना ही डिविजिबल बाई 11 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, 1452। 1452 में ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनको सम करते हैं। 1 + 5 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 6, डिफरेंस किसके साथ? इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है 4 + 2 फिर से 6, ये कितना आ गया? 0। इसका मतलब क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है कि 6 - 6 0 आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो नंबर है डिविजिबल बाई 11 है। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, ये नहीं आने चाहिए। ऑप्शन सी को देख लेते हैं, ऑड प्लेसेस पे नंबर 1 + 1 2, डिफरेंस इवन प्लेसेस पे नंबर 0 और 1, 0 + 1 1, कितना आया? 1। नहीं है 0, ना ही 11 से डिविजिबल होगा ऐसा नंबर आया है। अगला 1 + 2 3, एंड लास्टली 1 + 1 2 -2, 3 - 2 1। तो ना ही ये है ना ही ये है ना ही पहला वाला है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1452। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। इफ द सम of three numbers in arithmetic progression is 9, जो 3 नंबर लिए गए हैं एपी के अंदर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 3 नंबर लिए गए हैं, उनका सम कितना है? 9, और उनका प्रोडक्ट कितना है? 24। सम 9 है, प्रोडक्ट 24 है, नंबर बताने हैं क्या क्या होंगे। तो तुम्हें आप लोगों को याद होगा कि जब भी हम एपी एज्यूम करते हैं, अगर 3 नंबर के एपी एज्यूम करते हैं तो वो कैसे करते हैं? a - d, a एंड a + d। अब आप लोगों को यहां पता होगा कि a क्या है? फर्स्ट डिजिट है, जहां से एपी शुरू हो रही है, फर्स्ट टर्म है, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस है एपी का। ठीक है, तो जो कंडीशन दी हुई है उनसे हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन से a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले a - d तीनों का सम a + d, सम कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। सम कितना दिया हुआ है? 9, एंड देयर प्रोडक्ट इज 24। सम की बात 9 की, मैं इसी इक्वेशन को और इजी करता हूं, सॉल्व करता हूं। a - d + a + d इज इक्वल टू 9। -d + d कैंसिल आउट, 3a हो गए, इज इक्वल टू 9। a की वैल्यू आ गई 3। a की वैल्यू कितनी आई? 3। अब जो प्रोडक्ट वाली इक्वेशन है उससे हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। d की वैल्यू देखते हैं। कंडीशन a - d मल्टीप्लाइड बाई a + d कितना होगा? 24। a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, पुट करते हैं। 3 - d मल्टीप्लाइड बाई 3 + d इज इक्वल टू 24। यहां से मैं इस 3 को इस साइड भेज देता हूं, मल्टीप्लाइड में डिवाइड में चला जाएगा। 3 - d इंटू 3 + d
डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3। कितना हो गया? आप लोगों को याद होगा a 3 माइनस डी इंटू 3 प्लस डी। आप लोगों को याद होगा इक्वेशन क्या होती है? a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू यहां पे a किसके करस्पॉन्ड है? d 3 के, और b किसके करस्पॉन्डिंग है? d के। तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब बी यहां पे डी है हमारा, तो 9 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3 8 आ गया। ये वैल्यू आई 8। अब मैं इस डी स्क्वायर को उधर भेज देता हूं, 8 को उधर ले आता हूं, तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, और डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। क्यों? क्योंकि अंडर रूट में वैल्यू आएंगी तो दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक प्लस 1 और दूसरी माइनस 1। अब जो सीरीज बनेगी यहां से एपी की दो सीरीज बनेंगी, एक प्लस 1 के हिसाब से, एक माइनस 1 के हिसाब से। लेकिन जब वो सीरीज बनेगी तो उसमें जो नंबर्स पूछे, इसमें सीरीज नहीं पूछी, क्वेश्चन में क्या पूछा है? नंबर्स पूछे। अगर वो सीरीज पूछता तो दो सीरीज होती है आंसर, लेकिन उसने नंबर पूछे हैं। जब नंबर पूछे हैं उसने तो आंसर एक ही होगा। मतलब सीरीज कुछ ही बने, उसमें जो नंबर्स इंक्लूडेड है हमने वो बताने हैं। तो चाहे आप प्लस 1 ले लें, चाहे डी की वैल्यू माइनस 1 ले लें, वहां से जो नंबर आएंगे वही आंसर हो जाएगा। मैं प्लस 1 लेके सॉल्व कर देता हूं। एक सबसे पहला टर्म a माइनस डी, a की वैल्यू 3 और प्लस 1 लिया मैंने, d की वैल्यू तो माइनस 1। पहला टर्म तो ये हो जाएगा। दूसरा टर्म a होगा, a की वैल्यू 3 है, और तीसरा और आखिरी टर्म क्या होगा? a प्लस डी, d की वैल्यू प्लस 1 ली है तो प्लस 1, 3 माइनस 1 2, 3, 3 प्लस 1 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन कह रहा है इन ए रेक्टेंगल लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर, देन इट्स डायगोनल इज। एक रेक्टेंगल के अंदर लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी? तो कर लेते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। मैं शेप सेलेक्ट कर लेता हूं रेक्टेंगल डायग्राम बनाने के लिए। तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया जिसमें लेंथ 8 सेंटीमीटर है, लेंथ 8 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 6 सेंटीमीटर है। ठीक, ये जो ब्रेथ, सॉरी, ठीक है, ये जो ब्रेथ है ये 6 सेंटीमीटर है एंड लेंथ जो दे रखी है इसकी वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसका डायगोनल बताना है हमें कितना होगा, इसका डायगोनल बताना है हमें कितना होगा। मैं इस डायगोनल को अज्यूम कर लेता हूं, डायगोनल हमारा ये है वैल्यू। तो डायगोनल बताना है। आप लोगों को याद होगा कि रेक्टेंगल में चारों के चारों एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो जब डायगोनल बनना है तो मैं देख पा रहा हूं कि एक ट्रायंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें 90 डिग्री का एंगल है। एक ट्रायंगल बनना है, वो भी कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं इसकी डायगोनल फाइंड करने के लिए, डायगोनल फाइंड आउट करने के लिए मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। ये वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को याद होगी, क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इस केस में, हमारे पर्टिकुलर केस में, हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा डायगोनल है, हाइपोटेन्यूज जो है हमारा डायगोनल है। तो डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितनी है हमारी? 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारा? 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना है? 64। 6 का स्क्वायर कितना है? 36। 64 प्लस 36 100। ये वैल्यू डायगोनल के स्क्वायर की है। अगर मैंने डायगोनल फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100, जो की वैल्यू कितनी आई? प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। अब ये डायगोनल क्या है? एक लेंथ है। लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लस 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन है नंबर सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। 132 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज इज, ए की जो एज है वो 3 टाइम्स दैट ऑफ बी। बी से 3 गुनी है। ए की जो एज है वो बी से 3 गुनी है। इन 12 ईयर्स, इन 12 ईयर्स ए विल बी डबल द एज ऑफ बी। ए की जो एज होगी
वो बी के डबल हो जाएगी, जो ए की जो एज होगी पर्टिकुलर वो बी के डबल हो जाएगी। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी है वो बतानी है हमने। तो ठीक है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रेजेंट एज को मान लेते हैं। लेट रिलेशन दिया हुआ है एज इज 3 टाइम्स द दैट ऑफ बी, बी की एज से 3 गुना है, तो हम बी की एज को अज्यूम कर लेते हैं। लेट बीज प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स, कितनी है एक्स ईयर। बी की जो प्रेजेंट एज है, बी की जो प्रेजेंट एज है उसको हमने एक्स ईयर मान लिया, तो ए की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी इसके 3 टाइम्स, ए की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है। ए इज 3 टाइम्स दैट ऑफ बी। अब कह रहा है इन 12 ईयर्स, 12 ईयर्स में, तो आफ्टर 12 ईयर्स लिख लेते हैं हम, क्या होगा आफ्टर 12 ईयर्स, क्या होगा आफ्टर 12 ईयर्स, ए की एज कितनी हो जाएगी, जितनी उसकी करंट एज है उसमें 12 और प्लस हो जाएंगी। जैसे आज की एज उसकी 3x है, तो 12 सालों के बाद कितनी होगी 3x प्लस 12। सेम इसी तरीके से बी की एज आज कितनी है, बी की एज आज कितनी है x है, तो 12 साल बाद कितनी होगी x प्लस 12, ठीक है। अब इनमें फिर रिलेशन दिया हुआ है कि इन 12 ईयर्स 12 साल बाद ए की एज जो होगी वो डबल होगी बी से, बी से पहले इस प्रेजेंट टाइम पे 3 टाइम्स है, लेकिन 12 साल बाद वो सिर्फ डबल रह जाएगी। मतलब ए की एज जो है ये 3x/12, 3x प्लस 12 जो है बी की डबल होगी, मतलब 3x प्लस 12, ए की एज जो है वो डबल होगी बी की एज के साथ x प्लस 12 के साथ, क्या होगी डबल होगी x प्लस 12 के साथ, x प्लस 12, ठीक है। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये कितना हो गया 3x प्लस 12 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन किया 2x प्लस 24, ये इधर आया 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 12 उधर गया 24 माइनस 12, 3x माइनस 12 2x x हो गया और 24 माइनस 12 कितना हो गया 12 ईयर्स। ये वैल्यू आई x की, x किसकी एज है b की एज है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है a की प्रेजेंट एज, तो a की प्रेजेंट एज कितनी है 3 टाइम्स ऑफ x, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई x, x की वैल्यू कितनी है 12, कितना हो गया 36 ईयर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं ये जो कलाम सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। अभी हम इसमें कलाम सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। जब ये कलाम सीरीज कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद हम कलाम बैच शुरू करेंगे, जिसमें हम एएमई बीएड की प्रिपरेशन कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 133। अ मैन सेल्स हिज बाइक टू हिज फ्रेंड एट 10% लॉस। एक आदमी ने अपने दोस्त को बाइक बेची, कितने रुपए की, वो सॉरी कितने लॉस पे 10% के लॉस पे उसने अपने दोस्त को जो है बाइक बेची है। इफ द फ्रेंड सेल्स इज द रुपीज, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, मैं करेक्ट कर लेता हूं, उसे लिख लेता हूं, आप लोग भी देख लीजिए कि अ मैन सेल्स हिज बाइक टू हिज फ्रेंड एट 10% लॉस। फ्रेंड सेल्स द बाइक, फ्रेंड सेल्स द बाइक at rupees 54,000 and gains 20%, and gains 20%. Find the original CP. Find original CP. CP मतलब मैं इधर ही लिख देता हूं कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या है, सवाल समझ में आ गया होगा आप लोगों के, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। एक दोस्त ने एक मैन ने अपने दोस्त को बाइक बेची, कितने लॉस पे 10% के लॉस पे, मतलब जितनी की उसने खरीदी थी। इन केस मान लो 10,000 की उसने खरीदी थी तो उसने 10% लॉस पे बेची। 10% लॉस मतलब 1,000 का लॉस, तो 10,000 अगर 10,000 की खरीदी थी तो 9,000 रुपए में बेची 10% के लॉस पे। लेकिन उस दोस्त ने क्या करा,
बिजनेस, उसने क्या करा, उस बाइक को 54,000 का बेच दिया, जितने की उसने खरीदी थी वो नहीं दी है वैल्यू, लेकिन बेची कितने की, 54,000 की 54,000 की बेच दी और प्रॉफिट भी गेन कर लिया, कितना, 20% का। तो जो ओरिजिनल सीपी थी वो हमने वो बतानी है। ओरिजिनल सीपी मतलब इस आदमी ने, पहले फर्स्ट पर्सन ने जितने की खरीदी थी वो हम लोगों को बताना है। इसके लिए फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस के साथ क्या रिलेशन है, इफ लॉस होगा तो वो देख लेता हूं, अगर गेन होगा तो वो देख लेता हूं। अगर लॉस होता है, सॉरी अगर प्रॉफिट होता है पहले, तो क्या हो जाता है, 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज इनटू एसपी। इन केस अगर उसे लॉस हो जाता है तो 100 सीपी क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस का परसेंटेज इनटू एसपी। ये तो कॉस्ट प्राइस के लिए हो गई फॉर्मूले। अगर हमने सेलिंग प्राइस निकालनी है तो क्या रिलेशन होता है, सेलिंग प्राइस में इसका उल्टा हो जाता है, 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इनटू एसपी की जगह सीपी। सेम इसी तरीके से एसपी अगर लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इनटू सीपी। अब मैं क्वेश्चन देख लेता हूं फिर से। मैन सेल्स हिज बाइक टू हिज फ्रेंड एट 10% लॉस। मैंने मान लिया कि जो मैन है उसने, उसकी कॉस्ट प्राइस जो थी, लेट मेंस कॉस्ट प्राइस को मैंने एक्स माना और मेंस की सेलिंग प्राइस को मैंने वाई माना। ठीक है, उसने जो खुद खरीदी वो एक्स की खरीदी और जो उसने खुद बेची वो वाई की खरीदी। अब सोचने वाली बात है ये कि जो सेलिंग प्राइस फर्स्ट मैन की है वो उसके दोस्त के लिए वो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, क्योंकि जब उसने बेची तो उसके दोस्त ने खरीदी, वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गई, और उसकी जो दोस्त ने जो बेची उसकी सेलिंग प्राइस हमें वैल्यू दी हुई है 54,000। तो बस अब हमें ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसी फॉर्मूले को लगाता हूं, सीपी इज इक्वल टू एक्स और वाई में रिलेशन बनाने के लिए सीपी जो हमने कितना माना, सीपी मैंने कितना माना है, मैन के लिए एक्स माना है, तो सीपी एक्स इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई, उसने लॉस में बेची है तो फॉर्मूला ये यूज होगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंट कितना है, 10% इनटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी हमें नहीं पता, मैंने बस वाई को मान लिया है उसे, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 100 डिवाइडेड बाई 90 इनटू वाई। ठीक है, यहां से मैं 0/0 काट देता हूं तो 10/9 वाई हो गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू, इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। ठीक है, यहां इंक नहीं चल रही, छोटा लिख लेता हूं। ठीक है, ये होगी इक्वेशन 1। अब दूसरे के लिए जो केस बनाया, दूसरा केस क्या बनाया कि उस दोस्त ने बेची है 20% के प्रॉफिट पे, तो उसने बेची है एसपी, पेन ठीक है सिलेक्टेड है, एसपी का फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला, जिसमें उसने प्रॉफिट कमाया है 54,000 की बेची है सेलिंग प्राइस, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट कितना है उसका, 20% उसने प्रॉफिट कमाया है इस पे, अपॉन 100 इनटू सीपी, उसकी जो सीपी है वो मेन की क्या है, सेलिंग प्राइस है, इनटू वाई। ये हो गया 120 डिवाइडेड बाई 100 इनटू वाई, 120 डिवाइडेड बाई 100 इनटू वाई। ये वैल्यू आ गई, 0 से 0 कटा, 2 6 12, 2 5 10, 6/5 वाई। ठीक है, ये वैल्यू होगी 54,000। अच्छा, मैं यहां से वाई की वैल्यू पूरी निकाल सकता हूं, मैं लेके जाता हूं 54,000 इंटू 5, ये उधर गया, 6 डिवाइड में आया, इज इक्वल टू वाई, 6 9 54 और 9,000 बन गया, 9,000 इंटू 5 कितना हो गया, 45,000। ये वैल्यू कितनी आई, 45,000। वाई की वैल्यू आ गई 45,000। मुझे बतानी क्या है, एक्स की वैल्यू पूछी गई है, एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं, रिलेशन मेरे पास मौजूद है ये रहा। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू, मैं यहां लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू 10/9 मल्टीप्लाइड बाई y। y की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है कितनी, 45,000, 9 5 जा 45, 5,000 हो गए, और 5,000 इंटू 10 कितने हो गए, 50,000 रुपए।
मतलब जो ओरिजिनल मैन के लिए, पहले फर्स्ट मैन के लिए उसकी सीपी कितनी थी बाइक की, वो सीपी थी 50,000 रुपीज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक एक स्टेप कवर किया है मैंने इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। If the probability of winning a game is 0.3, the probability of losing it is। क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स से, उसमें भी पर्टिकुलर किस चैप्टर से, प्रोबेबिलिटी से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है किसी गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी, किसी गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। किसी गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो लॉजिकली मैं इसका आंसर बता सकता हूं 0.3 प्रोबेबिलिटी है, मतलब 30% चांस है कि वहां से वो गेम जीता जा सकता है। ठीक है, इसने पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। अगर गेम लूज होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। जब मैं देख पा रहा हूं कि जीतने की चांसेस 30% है, तो हारने की चांसेस लॉजिकली मैं बता सकता हूं कि 70% है। फिर भी इसके लिए फॉर्मूला भी है प्रोबेबिलिटी के केस में, वो हम देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी के केस में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट, अगर कोई इवेंट होना है, हमारे केस में क्या है, जीतने की प्रोबेबिलिटी है, विनिंग की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग एन इवेंट। सेम उसी केस में, अगर उसी केस में उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट की कितनी होती है, हमेशा सम जो होता है वो 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग एन इवेंट ऑलवेज इज इक्वल टू 1। हमारे केस में ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। ये कितनी होगी वैल्यू, 1 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हमें कितनी दे रखी है, 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कितना आ गया, 1 माइनस 0.3, जो की वैल्यू आई 0.7। ठीक है, वैसे भी मैं लॉजिकली बता चुका था आप लोगों को, अगर किसी गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, मतलब 30% चांस है उसके जीतने के, तो उसके हारने के 70% चांस हो गए, मतलब 0.7 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी हारने की। तो वैल्यू हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कितना आ गया, 0.7। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। मीन्स ऑफ 100 नंबर वाज कैलकुलेटेड एज 49। मीन्स ऑफ 100 नंबर, मीन्स नहीं होना चाहिए, mean of 100 numbers was calculated as 49. Later it was found that 3 numbers should have been 60, 70, यहाँ common 60, 70, 80 were wrongly read as 40, 20, 50 respectively. The correct mean is। मतलब क्या है इस सवाल का, एक 100 ऑब्जर्वेशन लिए, 100 नंबर लिए, उनकी जो मीन निकाला वो 49 निकाला। ठीक है, लेकिन जब हमने बाद में दोबारा उसे चेक किया तो हमने ये पाया कि 3 नंबर जो कि असल में 60, 70 और 80 थे, असल में कितने थे डेटा में, 60 वैल्यू थी, 70 थी, 80 थी, उनको गलत पढ़ लिया, और कितना पढ़ लिया वैल्यू उनकी 40, 20, 50 पढ़ ली। तो करेक्टेड मीन बताना है हमें कि अब जो 49 था वो करेक्ट तो रहा नहीं, क्योंकि हमने डेटा गलत पढ़ा था। तो जो करेक्टेड मीन होगा वो बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले मीन को देख लेते हैं। मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, इस केस में कितनी है, 100 है, उनका सम करा जाए और उनको डिवाइड कर दिया जाए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। जितनी ऑब्जर्वेशन मौजूद है, हमारे केस में 100 मौजूद है। ठीक है, तो अब पहले हम डेटा लेते हैं, मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, पहले इनकरेक्टेड मीन की बात कर लेते हैं। जो इनकरेक्टेड मीन है उसी के हिसाब से चलते हैं। मीन कितना दिया हुआ है, 49, सम कितना हो जाएगा वो मैं पता करना चाह रहा हूं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 100, तो सम कितना हो गया, जो कि इनकरेक्ट है, मैं लिख देता हूं, जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि हमने डेटा गलत पढ़ा था। इनकरेक्ट सम कितना हो गया, 49 इंटू 100, जो कि हो गया 4900, 4900। अब मुझे इसे करेक्ट करना है, इस सम को मुझे करेक्ट करना है, तो आइए देखते हैं कैसे करेक्ट करूंगा। करेक्टेड सम, करेक्टेड सम कितना होगा, 4900 तो इनकरेक्टेड है, इसमें से जो वैल्यू करेक्ट इनकरेक्ट है उनको माइनस करता हूं। पहले जो वैल्यू इनकरेक्ट पढ़ ली है उनको माइनस कर लेता हूं, माइनस करता हूं। क्या क्या इनकरेक्ट पढ़ा है, 40, 20 और 50। ये सम इतनी वैल्यूज गलत पढ़ी है मैंने, तो इनके सम को माइनस कर दिया। ठीक है, और जो करेक्टेड वैल्यू है
जो कि कितनी है 60, 70 और 80, उनको ऐड कर लिया इस सम में। 60, 70, 80, ठीक, इनको मैंने ऐड कर लिया। कितनी हो गई वैल्यूज, कैलकुलेट कर लेता हूं। 4900 माइनस ये कितना हो गया 50, 40, 90, 20, 110। 4900 माइनस 110 प्लस 60 प्लस 70 130, 130 और 80 210, ठीक, मैंने माइनस कर दिया। 210 में से 110 कितना ऐड हो जाएगा 100। 4900 प्लस 100 कितना हो गया 5000। तो करेक्टेड सम कितना हो गया 5000। अब मैं करेक्टेड मीन निकाल सकता हूं इजीली। तो करेक्टेड मीन कितना होगा, करेक्टेड सम कितना है 5000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतनी है हमारी 100। कितनी होगी वैल्यू 50, कितनी होगी वैल्यू 50। करेक्टेड मीन कितना हो गया 50, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इज। तो वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड बतानी है जिसकी कीवर्ड में जो है लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। फॉर्मूला आप लोगों को याद होता है, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड, क्या होता है फॉर्मूला, जी हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक। लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 इंटू 8 इंटू 6, कितना आ जाएगा 576 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो दो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, दोनों ही करेक्ट है। आंसर की आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा कौन सा करेक्ट है, दो बार सेम आंसर जो है टाइप हो गया है, शायद एक बार 567 है इसमें, कोई बात नहीं, हमें तो आंसर चाहिए था, आंसर हमें मिल गया 576 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। 137 क्वेश्चन नंबर क्या रहा है, द एरिया, फिर मिसिंग एरिया, द एरिया ऑफ ए सर्किल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स डायमीटर इज, एरिया ऑफ सर्किल दे रखा है, डायमीटर पूछा है, क्या होता है एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, वहां से और आर हम जानते हैं डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, बस कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया दे रखा है 154, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर निकालते हैं, 7 उधर भेजते हैं, 154 इंटू 7 और 22 डिवाइड में आता है इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 11 2 22, 11 1 11, 4 बचा, 11 4 54, 2 7 14, 7 इंटू 7 49, आर स्क्वायर कितना हो गया 49। तो आर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 7, ठीक, स्क्वायर रूट में लेने के बाद प्लस माइनस 7 और रेडियस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया। पूछा हमसे डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, बस। तो फिर 2 इंटू 7 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल की वर्टेक्स से ड्रॉ की जाए, वो भी कैसे, लाइन सेगमेंट ड्रॉन परपेंडिकुलर, वो भी कैसे परपेंडिकुलर टू फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, ड्रॉ करके देख लेते हैं पहले तुम्हें, ठीक है। एक ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने, उसमें कह रहा है कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। वर्टेक्स क्या होता है, ट्रायंगल का कोना, किसी भी एक कोने से मैंने ऊपर वाला लेता हूं, इससे जो परपेंडिकुलर, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, एक सेकेंड, ठीक है, अरे इससे परपेंडिकुलर, ठीक, परपेंडिकुलर
एक ट्रायंगल की वर्टेक्स से अगर कोई परपेंडिकुलर हम अपोजिट साइड पर ड्रॉ करते हैं उसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं। ऑप्शन डी, क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कह देते हैं। बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर होता है वो लाइन जो वर्टेक्स से ड्रॉ की जाए और एंगल को जिस वर्टेक्स पर ड्रॉ की जाए, जैसे अगर इस वर्टेक्स पे कोई लाइन ड्रॉ करूं और ये जो एंगल है इसको मैं इक्वली डिवाइड कर दूं, इस एंगल को वो लाइन इक्वली डिवाइड कर दे, वो बाइसेक्टर हो जाता है। मीडियन क्या होता है? मीडियन वर्टेक्स से ड्रॉ की जाती है अपोजिट साइड पे, लेकिन जी ये जो है अपोजिट साइड को अगर मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं तो ये जो है अपोजिट साइड को, जो अपोजिट साइड है ये वाली साइड, इसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाता है। एल्टीट्यूड मैंने बता दिया आपको, और परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री पे एंगल ड्रॉ करे वो परपेंडिकुलर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगली स्लाइड पे। ठीक है, मैंने बताया आपको पहले भी कि जब ये कलाम सीरीज हमारी खत्म हो जाएगी हम कलाम बैच को शुरू करेंगे, हम कलाम बैच को शुरू करेंगे जिसमें हम बीएड एएमयू जो इंटीग्रेटेड वाला है, जो इसी साल से पहले एक बार हो चुका है पेपर, अगले साल फिर नेक्स्ट ईयर होगा, इंटीग्रेटेड जो बीए बीएससी के साथ बीएड होगा हम उसको भी कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है द टेंजेंट ड्रॉन एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ सेंटर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर। एक ऐसा दो टेंजेंट जो डायमीटर के एक्सट्रीम पे ड्रॉ किए जाएं सर्किल के अंदर। एक सर्किल बना लेते हैं, सॉरी बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, एक सर्किल बनाया। ठीक है, मैं इसका नहीं, ठीक है, सेंटर मैंने बनाया। इसके एक डायमीटर, इसके डायमीटर के एक्सट्रीम पे, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट मतलब एंड पॉइंट्स पे मैं जब टेंजेंट्स को ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट्स में रिलेशन क्या है वो बताना, या तो वो परपेंडिकुलर होंगे या पैरेलल होंगे या इक्वल होंगे या नन ऑफ द अबव। ठीक है, मैं पहले जो है इसमें जो है लाइन ड्रॉ करता हूं, डायमीटर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, डायमीटर ड्रॉ हो गया। अब मैं इस डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट एक ये रहा और एक ये रहा, यहां पे मैं क्या ड्रॉ करूंगा? टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा। यहां पे मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर देता हूं, एक सेकेंड, एक एरी, ठीक है, दूसरी एरी समहाउ मैनेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट्स हैं, ये कैसी हैं? ये टेंजेंट और ये टेंजेंट कैसी हैं? आपस में पैरेलल है। पैरेलल मतलब ये दोनों आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। ये कब होती हैं? जब दोनों के बीच में डिस्टेंस हर पॉइंट पे हम जब भी चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे डिस्टेंस क्या हो? सेम हो। वो डिस्टेंस इस केस में कितना होगा? डायमीटर के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पैरेलल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140. If at some instant the length of a shadow of a pole 30 meter high is, डेटा मिसिंग है, देखता हूं एक सेकंड क्या है, डेटा क्या है, is 10√3 मीटर। कितना है? 30 मीटर हाई इज यहां पे 10√3 हो रहा है, 10√3 मीटर। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सन के एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? सवाल है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, आप लोगों को याद होगा, जिसमें हम हाइट और शैडो के सवाल बहुत करते हैं। चैप्टर 10th क्लास में सीबीएस एनसीईआरटी में चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसी से ये सवाल है। ठीक है, ड्रॉ करता हूं, एक ट्रायंगल में बना देता हूं समझाने के लिए। ठीक है, जिसमें ये हाइट है पोल की कितनी दी हुई है? 30 मीटर, और इसकी शैडो जो बन रही है वो कितनी बन रही है? 10√3 मीटर। कितनी बन रही है? 10√3 मीटर। तो मुझे बताना है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये मैंने मान लिया थीटा, तो ये बताना है। ठीक है, तो लेंथ, हाइट दी हुई है और बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बेस। रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो रिलेशन देता है परपेंडिकुलर बेस के बीच में? वो है tan थीटा और cot थीटा। हम tan थीटा को ले लेते हैं, तो tan थीटा क्या कहता है? इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 30 मीटर, थीटा बेस की वैल्यू 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। ये हो गया tan थीटा 30, और ये 3 को मैं लिख सकता हूं वैसे √3 मल्टीप्लाइड बाई
√3, तो एक √3 से √3 गया, बच गया क्या, √3 मीटर। तो tan थीटा कितना आ गया, √3 मीटर। मुझे वैल्यू बतानी है थीटा की, तो कितने बराबर होगा, tan इनवर्स √3 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। वैल्यूज याद होंगी आपको एंगल की, और तो हम वहां से हम पता लगा देंगे कि tan थीटा कितना, थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3, जो की वैल्यू होती है 60 डिग्री की। tan 60 डिग्री कितने के बराबर होता है, √3 के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। Which of the following two angles can be classified as complementary angles? इनमें से कौन से दो एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम दो हो, जिन दोनों का सम मिला के 90 डिग्री बने, वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के, मतलब, और उनके सम को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और जिन दो को मिला के 180 डिग्री मिले, उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं वो। जिस तरीके से दो एंगल जो दोनों मिलके, मान लीजिए 60 और 30, ठीक, 90 बन गया, तो 60 जो है वो 30 का कॉम्प्लीमेंट है, इसी तरीके से 30 जो है 60 का कॉम्प्लीमेंट है। हम इस क्वेश्चन में देख रहे थे किन दो का सम जो है 90 डिग्री बनेगा, इनका और इनका कितना बन गया, 180 डिग्री, नहीं, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। 50 और 30 कितना हो गया, 80 डिग्री, ये भी नहीं है। 65 एंड 25 ये 90 डिग्री है, तो यही होना चाहिए। और इसको देख लेते हैं 70 और 30 100 डिग्री, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 65 एंड 25 आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस स्क्वायर एंड अ रोम्बस आर ऑलवेज। स्क्वायर और रोम्बस के बीच में रिलेशन बताना है, किसके बेसिस पे, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पे। तो आप लोगों को याद होगा सिमिलरिटी क्या चीज होती है, सिमिलरिटी क्या होती है, जिसमें शेप एक जैसी हो, शेप क्या हो, सेम, शेप कैसी हो, सेम, लेकिन साइज डिफरेंट हो। ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्या है कि शेप तो सेम होती है, उसके बाद साइज भी सेम होता है। शेप सेम है और साइज भी सेम है, साइज सेम। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। अब स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। मैं रोम्बस का, स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड आपस में बराबर, रोम्बस में भी चारों साइड आपस में बराबर, चारों साइड अपोजिट साइड, जब चारों साइड बराबर है तो अपोजिट तो बराबर होंगे। उसके अलावा एंगल जो होते हैं, चारों एंगल वो 90 डिग्री के होते हैं, सारे एंगल, चारों एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। रोम्बस में चारों साइड तो बराबर होती हैं, लेकिन चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। मतलब फिर कैसे होते हैं, दो एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, मतलब लेस देन 90 डिग्री, और दो एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं, मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, रोम्बस को ड्रॉ करके दिखा देता हूं। चारों साइड आपस में बराबर, मान लिया मैंने, ये चारों आपस में बराबर हैं, चारों बराबर हैं। दो एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री, ये वाला एंगल, और कौन सा है इसमें 90 डिग्री, ठीक है, ये रहा, ये एंगल आप एक्यूट एंगल, और ये दोनों जो होंगे वो ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। ठीक है, ये एक्यूट, ये भी एक्यूट, ये ऑब्ट्यूस, ये ऑब्ट्यूस। अब आप खुद देखें, अगर ये 4 सेंटीमीटर है स्क्वायर की वाली साइड, ठीक है, स्क्वायर ये 4 सेंटीमीटर का है, ये रोम्बस भी 4 सेंटीमीटर का है, तो क्या ये देखने में एक जैसे लग रहे हैं, नहीं लग रहे। क्यों, क्योंकि दोनों के एंगल अलग अलग है। अगर ये दोनों देखने में जब एक जैसे कब लगेंगे, दोनों की शेप सेम कब लगेगी, जब ये एंगल रोम्बस के अंदर का 90 डिग्री होता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये आपस में सिमिलर तो नहीं है, ये आपस में सिमिलर तो नहीं है। लॉजिकल बात है, अगर कोई चीज, अगर दो शेप आपस में सिमिलर नहीं है तो वो कॉन्ग्रुएंट आपस में कभी नहीं हो सकते, तो ये कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है। मैंने बताई दिया, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तीसरा ऑप्शन क्या है, सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिमिलर ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट, ना ही सिमिलर है ना ही कॉन्ग्रुएंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। इन अ रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर। अरे क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था। देखिए,
अगर ये क्वेश्चन आता है तो फ्री के एक बार में 2 नंबर हैं। सेम क्वेश्चन 2 बार एक ही सेट के अंदर पूछा गया है, एक ही पेपर के अंदर सेम डेटा के साथ। अभी किया था हमने सॉल्व, लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर, डायगोनल बताना, रेक्टेंगल है। फिर से वही सवाल है जो हमने अभी सॉल्व किया था पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने इसे सॉल्व किया था अभी, और आप लोगों को याद होगा पीछे क्वेश्चन था ये, इसका आंसर कितना आया था? जी हाँ, 10 सेंटीमीटर। अंडर रूट 100 गया था, 8 8 64 और 6 6 36, और सम आया था 100, 100 को अंडर रूट निकाला था तो वैल्यू कितनी आई थी? 10 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टर्म ऑफ एपी इज 1074 इज, ये जो एपी दे रखी है 1074, ये जो एपी दे रखी है 1074, उसका 30th टर्म क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। एपी का 30th टर्म, ठीक है, एपी का 30th टर्म दे रखा है, बताना है। अब एपी को क्या होते हैं कि एपी में क्या होता है कि ए होता है पहला टर्म, अगला टर्म ए प्लस डी होता है, उसके बाद अगला ए प्लस 2d होता है, इसी तरीके से चलती रहती हैं। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है? यहां पे कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, जो कि हम कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं? कॉमन डिफरेंस को हम अगले टर्म में से 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म चूज करें, उसमें से आगे वाले टर्म में से सक्सेसर में से प्रीसेसर को माइनस कर देते हैं, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस कर दें तो कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, ठीक है। अब ये जो एपी है इस केस में देख लेते हैं, ए और डी की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 10 7 4 एपी दी हुई है, ठीक है। इसमें ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू मैं निकालना चाहूंगा तो कितनी आ जाएगी? 7 माइनस 10। अगले वाले में से पिछला वाला माइनस करना है, 7 माइनस 10 कितना हो गया? -3। अगर आप लोगों को नहीं है तो इससे भी चेक कर सकते हैं, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगले वाले में से पिछला वाला माइनस करना है, 4 माइनस 7 तो भी -3, ठीक है। तो डी की वैल्यू चेंज नहीं होती, एक एपी के अंदर डी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, जो कि इसीलिए इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म में कॉमन डिफरेंस है, हर कॉन्जिक्यूटिव में सब में ये नंबर कॉमन है, ये डिफरेंस कॉमन है, इसीलिए इसका नाम भी कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। डी की वैल्यू -3 आ गई। मुझे बताना है 30th टर्म। आप लोगों को याद होगा कि जैसे ये पहला टर्म है ए, ये क्या है? दूसरा टर्म है डी, ए प्लस डी, तीसरा टर्म है ए प्लस 2d, तीसरे टर्म में देख रहा हूं 2d है। इसी तरीके से जब मैं A30 तक पहुंचूंगा, A30 तक पहुंचूंगा तो वो टर्म कितना होगा? a प्लस 29d, ठीक है। जब मैं 30 टर्म निकालूंगा A30, वो a प्लस 29d होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, a की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 29 इंटू d, d की वैल्यू -3, 10 प्लस 3 9 27, 2 कैरी, 3 2 6, 6 2 6 और 2 8, माइनस के -87 प्लस 10 कितना हो गया? -77। आंसर कितना आ गया? -77। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 145, ठीक है। A train travels 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन ट्रेवल करती है डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करती है, कितना? 360 किलोमीटर उसकी वैल्यू है, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। ये जो है टाइम जितना लिया इसने, जितना भी पर्टिकुलर टाइम लिया 360 किलोमीटर चलने के लिए, उससे 1 घंटा कम लिया होता, ठीक है। फॉर द सेम जर्नी, ठीक है। व्हाट वाज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, हमें यह बताना है, ठीक है। देख लेते हैं ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड कितनी है, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। पेन सिलेक्टेड है, चले शुरू करते हैं। हम जानते हैं स्पीड और डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
स्पीड की वैल्यू कितनी दी रखी, ओ सॉरी स्पीड तो हमें दी नहीं हुई, यूनिफॉर्म स्पीड पहली बार में नहीं दिया हुआ, तो इसको अज्यूम कर लेता हूँ x, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस दी हुई है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। टाइम भी नहीं दिया हुआ, टाइम को t लिख देता हूँ, ठीक है, टाइम को t ही ले लेता हूँ, ठीक। x इज इक्वल टू 360 अपॉन t। अगला केस दिया हुआ, अगली कंडीशन क्या दी हुई है इसमें, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर स्पीड, जितनी स्पीड पहले थी, यूनिफॉर्म स्पीड जितनी पर्टिकुलर पहले थी, उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती, तो मतलब x तो थी, उसमें 5 इससे ज्यादा होती, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। डिस्टेंस उतना ही कवर करना है फॉर द सेम जर्नी, बात दी हुई है फॉर द सेम जर्नी, डिस्टेंस उतना ही कवर करना है। डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर, ठीक है। उसमें उससे 1 घंटा कम लेता, पहले के लिए हमने कितना माना, टाइम कितना लिया t, उससे 1 घंटा कम लेता, 1 घंटा कम लिया मतलब t माइनस 1, ठीक है। ये रिलेशन बना, ठीक है। इसको लिखते हैं x प्लस 5 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू 360। अब मैं सब्स्टिट्यूशन, दो इक्वेशन है मेरे पास, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो मैं सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करूंगा और x की जगह 360 अपॉन टी रखूंगा। मुझे निकालना क्या है वैसे, पुट वैल्यू को निकालनी है, ओरिजिनल स्पीड निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं t को रख लेता हूं, ठीक है। मैं एक बार में मेरे पास x आ जाएगा, इसलिए t इज इक्वल टू, मैंने इसे इन्वर्स कर लिया, 360 डिवाइडेड बाई x आ गया, ठीक है। अब x को x रखा, x प्लस 5, t की वैल्यू मैंने रख दी 360 अपॉन x। यहां पे जो रिलेशन मेरे पास पहले था, मैंने t की जगह रख दिया 360 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 360, ठीक है। इसे सॉल्व किया, x प्लस 5 इंटू एलसीएम लेके x आ गया 360 माइनस x इंटू 360। आई होप आपको एलसीएम लेके फ्रैक्शन सॉल्व करने आते होंगे, ठीक। ये x मल्टीप्लाई में गया उधर, तो ये बना x प्लस 5 इंटू 360 माइनस x इंटू 360 मल्टीप्लाइड बाई x। क्या हो गया, 360 मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है। अब इसे मैं ब्रैकेट को खोल लेते हैं, इधर लाता हूं मैं, ठीक है। x प्लस 5 इंटू 360 माइनस x, 360 माइनस x इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाइड बाई x। ओके, मल्टीप्लाई करता हूं, x इंटू 360x, 5 इंटू 360 कितना हो गया, 500, 5 6 30, 5 3 15, 15 3 18, 1800 प्लस माइनस माइनस 5, क्या कर दिया, x इंटू 360 360x, x 5 इंटू 360 1800, ठीक है। फिर कंफ्यूज हो गया, x इंटू 360 360x आ गया, एज करता हूं, फिर से करता हूं, x इंटू 360 360x, x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 इंटू 360 अभी कैलकुलेट किया था 1800, और 5 इंटू एक्स माइनस 5x इज इक्वल टू 360x। ओके, प्लस 360x इधर है, प्लस 360x इक्वल के उस तरफ है, दोनों कट के उधर 0 बच गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1800 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने जो है कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया, तो ये हो जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है हमारे पास उससे सॉल्व कर लें, ठीक है। मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कितना बनेगा, 1800 है, माइनस 1800 स्क्वायर, क्या क्या फैक्टर होंगे, 18 6 18 60 और 30 नहीं, और कैलकुलेट कर देता हूं मैं इसे इक्वेशन को, चलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे करते हैं। ये वैल्यू है -1800 -80, ये कहां चला गया, दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन चले याद भी नहीं। एक ट्रेन ट्रेवल कर दिया 360 किलोमीटर। पॉज करिएगा, ये पेन वापस हट रहा है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन था, एक ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है, 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो मतलब स्पीड डिस्टेंस टाइम रिलेशन का क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला लिख लिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इफ द स्पीड हैड बीन, क्वेश्चन दूसरा पार्ट, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। उसी जर्नी के लिए, मतलब उसी 360 किलोमीटर के लिए इसने 1 घंटा कम लिया होता अगर स्पीड जितनी थी और पहले जितनी थी ओरिजिनल स्पीड थी उससे 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होगी। तो इसको मैंने x मान लिया, मान लिए x इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 360 डिवाइडेड बाई टाइम को मैंने t ही माना। ठीक है, पहली इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी कह रही है कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, मतलब x से x प्लस 5 ज्यादा होती, तो सेम डिस्टेंस के लिए मतलब 360 किलोमीटर के लिए ही टाइम 1 घंटा कम लगता। टाइम कितना कम लगता? 1 घंटा कम लगता। ठीक है, इसको हम आगे तो अभी बताना है कि ओरिजिनल स्पीड कितनी थी। ओरिजिनल स्पीड जो x हमने मानी है वो वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, x प्लस 5, इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, आगे बढ़ाता हूं। x प्लस 5 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू 360 इज इक्वल टू 360। ठीक है, मैंने कर लिया x इंटू टी, x इंटू माइनस 1 माइनस x, 5 इंटू टी प्लस 5t एंड प्लस 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 360। अब इस x की जगह मैं 360 अपॉन टी रख देता हूं। ठीक है, ठीक है, x की जगह रखा तो 360 अपॉन टी इंटू टी माइनस x की जगह 360 अपॉन टी रखना है, 360 अपॉन टी प्लस 5, टी की जगह टी रहना देना है, माइनस 5 इज इक्वल टू 360। ठीक, टी से टी कैंसिल हो गया। ओके, उसके बाद क्या बचा? इसमें बचा 360 माइनस 360 अपॉन टी प्लस 5t माइनस 5 इज इक्वल टू 360। ठीक है, इस 360 से 360 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम है और इक्वलिटी के लेफ्ट और राइट साइड में है। बचा क्या? 5t माइनस 360 ओवर t प्लस 360 5t माइनस 360 ओवर t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसे इधर एलसीएम ले लेता हूं। t एलसीएम में आएगा तो हो जाएगा 5t स्क्वायर, ओके, माइनस 360 हो जाएगा ये, और ये माइनस 5t हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये t मल्टीप्लाई में गया 0 हो जाएगा। ओके, 5t स्क्वायर माइनस 360 माइनस 5t इज इक्वल टू 0। मैं इसे सीरीज में लगा देता हूँ, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा देता हूँ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, और 5 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? t स्क्वायर, यहाँ से 5 कॉमन लिया, t स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लिया 5 तो माइनस t, और जब यहाँ से कॉमन लिया माइनस तो 5 7 35 और 5 to the 10, 5 to the 10 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन आया, वो उधर चला गया, डिवाइड में तो 0.5 अगेन 0 ही हो गया। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। यहां से हम इस t को सॉल्व कर लेंगे। t की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से कितनी आएगी चेक कर लेते हैं।
कितना है 72 इंटू टी स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड है। एक मेथड हम जो सबसे पहले पढ़ते हैं वो शायद मिडिल टर्म स्प्लिट करना ही पड़ते हैं, तो मिडिल टर्म से ही कर लेता हूं। तो ये कितना हो गया, मिडिल टर्म में जो एक्सट्रीम टर्म है कांस्टेंट नंबर है, जो स्क्वायर वाला नंबर है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया -72 दिखाई दे रहा है। चलो मैं उधर कर लेता हूं, पता नहीं, -72 टी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और मैं इसको इस तरीके से तोड़ता हूं कि मल्टीप्लिकेशन पे तो ये नंबर आए और एडिशन या डिफरेंस पे बीच वाला नंबर आए, मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, बीच वाला नंबर आए। ठीक है, तो साफ साफ मुझे दिखाई देता है कि बीच में मुझे टी लाना है, मतलब सिंगल लाना है, और मल्टीप्लिकेशन में 72 लाना है, तो मुझे याद आ जाता है 8 9 72, टी तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस का लाना है, माइनस का 72, मतलब एक डिजिट इनमें से कोई माइनस की होगी, और जो बीच वाला नंबर है वो माइनस टी है, मतलब ग्रेटर डिजिट जो है वो माइनस की होगी। कौन सी? -90। ठीक है, बस तो फिर मैं लिख दूंगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 80 माइनस 72 इज इक्वल टू 0। यहां से t कॉमन ले लिया तो यहां बचा t -9 प्लस, ठीक है, यहां से t -9 तो आना ही आना है अंदर, ये तो तय है। उसके बाद 8 कॉमन बाहर आ जाएगा, 80 - 972, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहां से 2 नंबर मुझे मिलेंगे, यहां से मुझे 2 नंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 नंबर, एक तो t -9 और दूसरा मिला t + 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं उधर लिख रहा हूं, कहां लिखूं? इसको मैं रब करता हूं, ठीक है ना। आई होप कि आपने लिख लिया होगा यहां तक। मैं इसको रब करता हूं। t -9 इज इक्वल टू 0। 2 फैक्टर जो मिले हैं, एक तो मिला है t -9 इज इक्वल टू 0, दूसरा मिला है t + 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से टाइम की वैल्यू 9 आवर्स और यहां से टाइम की वैल्यू -8 आवर्स। ठीक है, अब टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टाइम की वैल्यू कितनी हो गई? 9 आवर्स। बस टाइम मिल गया। अब हम स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड क्या है? x, जो कि कितने बराबर है? 360 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम लगा 9 घंटे, 9 चौक 36, 40 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए ये सवाल यहां सॉल्व हुए। अब हम चलते हैं, देखते हैं आखिरी स्लाइड। ठीक है, आखिरी स्लाइड पे क्या है कि जब ये, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं लेक्चर के दौरान, कि जब ये हमारी कलाम सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, जब हमारी कलाम सीरीज जिसमें हम क्या कर रहे हैं? PYQ कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हमने शुरू किया है जामिया B.Ed के पेपर से, 2022-23 के जामिया B.Ed का जो पेपर था वहां से शुरू किया। जब ये PYQ कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इस कलाम सीरीज के बाद कलाम बैच लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? कलाम बैच लेके आएंगे, जिसमें हम जामिया B.Ed, AMU B.Ed, इंटीग्रेटेड AMU B.Ed जो करा रहा है उन सबको कवर करेंगे। और उसको इस कलाम बैच से जोड़ने के लिए आप लोगों को करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और रेगुलर वीडियो देखनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज आज के लिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।